हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है पंजाब स्टेट और इसी पर आज मॉडर्न हिस्ट्री में पंजाब राज्य के बारे में मैं बात करूंगा और थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि यह पंजाब स्टेट जो है यहाँ पर चूँकि जब ये मैं बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मेडिवल हिस्ट्री में जाते हैं और देखते हैं कि जो उत्तरवर्ती मुगल सम्राट थे, तो या ये मान लिया जाए कि जब मुगल सम्राट जो है, जब उनकी एक युवा अवस्था थी मुगल सम्राट की, अर्थात जब मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, तो उनका शासन जो है अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पर भी था। और इसका मतलब कि भाई उस समय भारत जो है, भारत का विभाजन नहीं हुआ था और वो पंजाब राज्य पाकिस्तान का भी और कुछ जो है ये भारत का क्षेत्र, ये पूरा जो है पंजाब राज्य के अंतर्गत आता था। और उसी समय जब उत्तर मुगल काल शुरू होता है तो उस समय भारत पर पश्चिम की ओर से बहुत सारे जो है आक्रमण हुए हैं। ये आक्रमण तो खैर एंशियंट हिस्ट्री में हुए हैं, शक, यवन, पहलव, ये सब भी आक्रमण जो है पश्चिम उत्तर के दर्रों से जो है भारत पर अटैक हुआ है। और उसी समय जब मुगल की उत्तर मुगल काल का टाइम आता है, तो उस समय जो है भारत पर एक अफगानी शासक था, उसका नाम था नादिर शाह। और नादिर शाह ने 1739 पर भारत पर अटैक किया था। और इन शासकों का, चाहे पारसी हों अर्थात ईरानी हों या अफगानी हों, इन सब का भारत पर अटैक करना केवल काम था भारत से लूट, भारत से कर, अर्थात खूब ज़्यादा पैसा लेकर के अपने यहाँ चले जाना। और उसी समय जो है अटैक हुआ था नादिर शाह का। और नादिर शाह के बाद एक अफगानी शासक था अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुर्रे दुर्रानी के भी नाम से जाना जाता है। और वह जो है 1748 से लेकर के 1761 तक लगातार हमले करता रहता है। और ये मोहम्मद शाह रंगीला जब था तो उसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा ये अटैक किया था। और जो है भारत का कोहिनूर हीरा भी ये ले गया था। अब थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। जो पंजाब राज्य है, पंजाब राज्य 5 नदियों से मिलकर के बना है। पंजाब, इसका मतलब ये 5 नदियां जो है यहाँ बहती थी। और वो इसको थोड़ा सा देख लें, इन्हीं नदियों के नाम पर पंजाब पड़ा है। पंचधन आब, पंचधन आब। अब ये इसको थोड़ा सा आप यहाँ देखें, झेव चिरास याद करने की ट्रिक है। झेलम, झे से झेलम, व्यास, चिनाब, रावी और सतलुज, यह जो है ये नदियाँ पंजाब प्रांत में बहती थी। और पंजाब प्रांत पहले से ही बहुत कृषि प्रधान स्टेट था, समृद्धशाली था, आर्थिक रूप से मजबूत था। और इसी के कारण जो है वहाँ पर ज़्यादातर विदेशियों के शासन भी रहे हैं। और जो पंजाब राज्य आधुनिक रूप में 18वीं शताब्दी में जब बनता है, तो थोड़ा सा उसके पहले वहाँ सिख धर्म जन्म लेता है। और सिख धर्म के संस्थापक पहले गुरु
गुरु नानक देव। गुरु नानक देव, और यह धर्म जो है विश्व का 5वें नंबर का धर्म है, बहुत ही सहिष्णु धर्म है, और परोपकार और सेवा भाव इस धर्म में बहुत ज़्यादा है। गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था वह आज का जो तलवंडी स्थान है अब पाकिस्तान में पड़ता है, और उस तलवंडी स्थान उसको ननकाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। 1469 में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, और गुरु नानक देव का वहाँ पे जन्म हुआ था तलवंडी में, और काफ़ी दिनों तक वो जो है वो करतारपुर में रहे। काफ़ी दिनों तक करतारपुर में रहे थे, और वहीं पर उनकी जीवन लीला समाप्त हुई थी। भारत के सीमा से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, और वहीं पर जो है करतारपुर कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बनाया है। अब भारत जो है, भारत का कोई भी व्यक्ति बिना वीज़ा के वहाँ पर जो है वो करतारपुर में जा सकता है, और वहाँ पर उस समाधि स्थल का दर्शन कर पूर्ण लाभ कमा सकता है। और गुरु नानक देव के बाद उसमें 9 गुरु और हुए, कुल मिलाकर के 10 गुरु जो है इस संप्रदाय में हुए हैं। तो इसको देख लेते हैं क्रम से। पहले गुरु नानक देव, जिनका जन्म 1469 में और देहावसान 1539 में तलवंडी ननकाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, और उनका जीवन लीला करतारपुर में समाप्त हुई थी। फिर उसके बाद गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरनाथ, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, और फिर उसके बाद गुरु गोविंद सिंह। यहाँ थोड़ा सा आप उनका टाइम पीरियड देख लें। गुरु अंगद का जो है 1539 से 1552, गुरु अमरदास 1552 से 1574, गुरु रामदास 1574 से 1581, और फिर जो है गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606, गुरु हरगोविंद 1606 से 1644, गुरु हरनाथ ये जो है 1644 से 1661, गुरु हरकिशन 1661 से 1664, गुरु तेग बहादुर 1665 से 1675, और अंतिम गुरु गोविंद सिंह, जिनका जो है कार्यकाल 1675 से 1706। गुरु गोविंद सिंह के बाद ये हुआ कि अब जो है गुरु ग्रंथ साहब ही गुरु के रूप में पूजे जाएंगे, कोई गुरु नहीं रहेंगे। और हाँ, एक बात यहाँ आप ध्यान दे लें, गुरु गोविंद सिंह के बाद उनके शिष्य, उनका नाम था बंदा बहादुर, जो कि एज में जो है गुरु गोविंद से ज़्यादा थे, और नांदेड़ में जो है साधु के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे थे। संसार से जो है वो भौतिक संसार से वो उसको त्याग करके और उस तरीके का जीवन नांदेड़ में जी रहे थे, जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह से उनकी मुलाकात होती है। और फिर बंदा बैरागी ने गुरु गोविंद सिंह के बाद जो है वो मुग़लों पर अटैक किए थे, और बाद में जो है बंदा बैरागी ने
सिख धर्म को या सिखों को एक लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित किए थे। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे और टाइम इन सब गुरुओं का क्रम ध्यान रखेंगे, कंपटीशन में पूछा जाता है। और यह भी ध्यान रखेंगे कि अकबर के समकालीन कौन कौन से गुरु थे, तो वो अमरदास, गुरु रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, ये लोग जो है, ये गुरु, इतने गुरु जो है वह अकबर के समकालीन थे। क्योंकि जो अकबर का समय था वह जो है वो अकबर का समय 1605 तक था, 1605 तक था। और एक बात यहाँ आप लोग ध्यान दे लेंगे कि ये अकबर जो है 1556 से 1605, 1556 से 1605 इतने गुरु इनके संपर्क मतलब इनके समकालीन थे, अकबर के समकालीन। गुरु अर्जुन देव की हत्या जो है वो जहांगीर ने करा दिया था, यह भी आप लोग ध्यान दे लेंगे। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने कराया था, यह भी ध्यान रखेंगे। और गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को सरहिंद की दीवार में चुनवा दिया था औरंगजेब ने, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कंपटीशन में पूछा जा सकता है। और 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किए थे, उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, जो 5 प्यारे उसमें थे। और केस, कंघा, कड़ा, कक्ष, कृपाण, ये 5 ककार, यह भी ध्यान रखेंगे कि इनके जो है वो एक सच्चे सिख की क्या पहचान है। और मैंने बताया था कि बंदा बहादुर जो है, जो सिख धर्म को 18वीं शताब्दी के अंत में जो है लड़ाकू कौम के रूप में बना देता है और बना देते हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि बंदा बहादुर की जो मृत्यु हुई थी वह फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर को मरवा दिया था। और एक बात ध्यान दे लें आप लोग कि जो महाराजा रणजीत सिंह जिनका नाम था, और उन्होंने पंजाब प्रांत की स्थापना की थी। आप लोग ध्यान दे लें, पंजाब प्रांत की स्थापना महाराजा रणजीत सिंह ने किया था, जो सुकरचकिया मिस्र के। आप एक बात ध्यान रखें कि वहाँ पर जो सिख संप्रदाय था 12 मिसलें हुई थी। एक तरीके से इनको मान लीजिए कि गोत्र, इनको 12 गोत्र मान लीजिए, वही वो या तो उसको मिस्ल मानिए, प्रजाति। और इन 12 मिसलों में सबसे मजबूत मिसल जो थी वह थी सुकरचकिया मिसल। और सुकरचकिया मिसल के जो संस्थापक थे, हेड थे, उनका नाम था महासिंह, उनका नाम था महासिंह। और महासिंह के घर में 2 नवंबर 1780 टाइम के समय उनके घर में एक महान आत्मा जन्म लेती है, और जिनका नाम था महाराजा रणजीत सिंह। और 1780 में ये जन्म लेते हैं, और 1792 में जो है वो महासिंह की मृत्यु हो जाती है। अर्थात जब 12 वर्ष के थे रणजीत सिंह, तभी जो है इनके पिता का देहांत हो जाता है। और तब जो है जब इनका देहांत हो जाता है, तब
शुकरचकिया मिसल के प्रमुख बनते हैं महाराजा रणजीत सिंह। और जब चूंकि अल्पवायु के थे, अल्प वयस्क थे, मात्र 12 साल उम्र थी, इसलिए उस समय जो शासन का कार्य था, जो भी काम रहा, वो एक काउंसिल बनी थी 1792 से 1797 के बीच। और जो काउंसिल, जो परिषद बनी थी, वह परिषद में मेन थे इनकी माँ, इनकी सास सदा कौर और दीवान लखपत राय। यह लोग जो है शासन का काम देख रहे थे। ध्यान दे लें आप लोग कि उस समय, इस समय अभी पंजाब राज्य की स्थापना नहीं हुई है। और 1797 में जो है, 1797 में रणजीत सिंह ने काउंसिल को भंग कर दिया और पूरा शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लिए। और जब पूरी शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं, तब जो है उस समय जब ये भी मान लीजिए कि जो महाराजा रणजीत सिंह थे, वो एशिया के महान ताकतवर थे। उस समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। और यह शक्तिशाली हुए क्यों, इसको भी आप लोग थोड़ा सा देखें। वह पीरियड ऐसा था, उस समय मुगलों की दशा या मुगलों की स्थिति अवनति की ओर थी। उनकी शासन सत्ता या उनकी शक्ति क्षीण हो रही थी। मराठों की भी शक्ति क्षीण हो रही थी। उनकी भी दशा जो है अवनति की ओर जा रही थी। और उस समय भारत में सबसे मजबूत स्थिति की श्रेणी में थे, तो वो थे महाराजा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह जो है वह अपनी सेना का गठन फ्रांसीसी सेना के सहयोग से बनाए थे। उनकी सेना में 39 विभिन्न यूरोपीय लोग थे। उसमें फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, इस तरीके के जो देश के लोग थे उनकी आर्मी में थे। और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए बारूद और तोपों की फैक्ट्री लगाए थे। बारूद की फैक्ट्री लाहौर और पेशावर में, लाहौर, पेशावर और अमृतसर में उन्होंने फैक्ट्री लगाई थी। और यूरोपियन की तर्ज पर जो है अपनी सेना का गठन किए थे। ड्रिल और बहुत ही अनुशासित उनकी सेना थी। 50,000 उनकी सेना में सैनिक थे और 50,000 ही एक स्वयं सहायता समूह के जो केवल सैनिक बनने के लिए थे, ऐसे लोग भी उनकी सेना में थे। और 3,000 के लगभग उनमें उनकी सेना में तोप भी थी। एक बात और ध्यान दे लें आप लोग कि एक जो है फ्रांसीसी पर्यटक था, उसका नाम था जाकमा। और उसने जो है रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की है। रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रणजीत सिंह कितने शक्तिशाली थे। एक बात ध्यान दे लें आप लोग, गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बास तुड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहा। यह तो हुआ रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह। और मैंने बताया कि अब्दाली की शक्ति क्षीण हो गई थी
और अब्दाली की मृत्यु भी आप लोग देख लें, अब्दाली की मृत्यु जो है 1732 में हो जाती है, ध्यान दे लें, 1773 में। ये आपका पॉइंट है, अब्दाली की मृत्यु जो है 1773 में हो जाती है। और इसीलिए जो है महाराजा रणजीत सिंह को पंजाब राज्य स्थापित करने में कोई दिक्कत नहीं आती है और वो पंजाब राज्य की स्थापना कर लेते हैं। हाँ, एक बात, एशिया के सबसे ताकतवर 12 मिसलों थी और मुगलों के पतन के कारण वो पश्चिम पंजाब राज्य की स्थापना कर लेते हैं। पश्चिम में हमले हो रहे थे, इसके कारण भी उनको मौका मिला था पंजाब राज्य को स्थापित करने में, और उनकी सबसे बड़ी उनकी शासन और प्रशासन की क्षमता जो थी, इसके कारण वो पंजाब राज्य को स्थापित कर लेते हैं। अब स्थापित कर लेते हैं तो एक घटना घटती है जिससे स्थापित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और वह घटना थी अब्दाली का वंशज या अब्दाली का, ये मान लीजिए पुत्र, उसका नाम था जमान शाह। जमान शाह, यह एक क्रांतिकारी घटना होगी। 1798 में वह जो है पंजाब पर अटैक किया था, और जब हमला किया था और वो जा रहा था, उसी समय चिनाब नदी में उसकी कुछ तोपें जो है गिर गई थी, कुछ तोपें उसकी गिर गई थी। और जब वो तोपें गिर गईं तो रणजीत सिंह ने उन तोपों को निकलवा करके और जमान शाह के पास भिजवा दिया। जब जमान शाह के पास जो है 1798 में भिजवा दिए तो इस बात से बहुत खुश हुआ, और उसने 1799 में लाहौर का शासन या लाहौर पर अपना अधिकार समाप्त करके लाहौर को रणजीत सिंह को सौंप दिया। लाहौर को रणजीत सिंह को सौंप दिया जाता है, और जब राजा रणजीत सिंह को सौंप दिया तो वहाँ के वो शासक बन बैठे लाहौर के। और 1805 में भंगी मिसल एक थी, 12 मिसलें मैंने बताया, उसी मिसल में भंगी मिसल थी, और उससे जो है वो अपनी ताकत के बल पर अमृतसर छीन लेते हैं, अमृतसर छीन लेते हैं। और उसके बाद अब उनकी ताकत बढ़ती जा रही है, तो मुल्तान, पेशावर, कश्मीर, राजकोट, इन सब पर भी वो अपना अधिकार जमा लेते हैं, इन सब पर भी वो अपना अधिकार जमा लेते हैं। ध्यान रखेंगे कि जिस जमान शाह की वो सहायता कर रहे हैं, बाद में उसी के वंशज जो है वो इतने शक्तिहीन हो जाते हैं कि बाद में जो है वह रणजीत सिंह के झंडे के नीचे आ जाते हैं। और जब 1773 में अब्दाली की मृत्यु हो गई, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था मराठों और अब्दाली के बीच, और 1800 में अब्दाली का पोता, उसका नाम था शाह शुजा। शाह शुजा जो जमान शाह का पुत्र था, और शाह शुजा जो है वो काबुल का शासक बनता है। काबुल मतलब अफगानिस्तान, और जब अफगानिस्तान का शासक बनता है तो उसका भाई था, उसका नाम था शाह महमूद। उसने उत्तराधिकार संबंधी युद्ध छेड़ दिया, जिसके कारण शाह शुजा वो रणजीत सिंह के पास आता है, राजा रणजीत सिंह के पास सहायता मांगने। और राजा रणजीत सिंह की जब सहायता मांगने आता है
तो वो कोहिनूर हीरा भी लेकर आता है और वह कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को, राजा रणजीत सिंह को दे देता है। जो हीरा पहुंच गया था नादिर शाह के पास, फिर अब्दाली, और फिर जो है अब्दाली के बाद फिर वो भारत आया राजा रणजीत सिंह के समय। लेकिन रणजीत सिंह जो है, राजा रणजीत सिंह उसको घुमाते रहे, उसकी सहायता नहीं की। वो चाह रहे थे कि वो अपना काबुल पर भी अधिकार, पेशावर पर भी वो अधिकार चाह रहे थे, इसीलिए वो जो है उसको घुमा रहे थे। लेकिन वो क्या किया, वो आ गया शाह शुजा कंपनी की शरण में आ गया, वो EIC की शरण में आ गया लुधियाना में। और यहाँ पर एक बात ध्यान दे लीजिए आप, सतलुज नदी के उत्तर में जो है, अर्थात जो आज का पाकिस्तान कह लीजिए, लाहौर, पेशावर, इन सब स्थानों पर जो है राजा रणजीत सिंह अपना अधिकार जमा लिए थे और दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे। और इधर जो EIC थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उस समय भारत पर EIC का पूरे देश में लगभग उनका शासन चल रहा था। केवल पंजाब, सिंध और अफगानिस्तान, 3 ही जगह उनको विजय नहीं मिली थी, बाकी जगह उनको विजय मिल गई थी। तो उसी समय जो है वो अंग्रेजों से उनकी टक्कर होती है। और टक्कर क्या होती है कि जब वो दक्षिण में जो सतलुज नदी थी उसके दक्षिण की ओर काफ़ी क्षेत्रों को जीत लिए थे, जैसे हिमाचल वगैरह भी वो जीते थे, डोंगराओं से भी संबंध किए थे, तब EIC उधर बढ़ती है और वो जो है इनके शासन को रोकना चाहती है, इनके अधिकार को। तो राजा रणजीत सिंह भी ये समझ गए थे कि EIC से टक्कर लेना खतरे से खाली नहीं है, और जब ये खतरे से खाली नहीं है तो वहाँ पर एक बात ध्यान दे लें कि नेपोलियन का डर भी जो है EIC को सता रहा था। उसमें अलेक्जेंडर द्वितीय भी था, वो लोग पैक्ट करके भारत पर अटैक करना चाह रहे थे। तो नेपोलियन का डर भी अंग्रेजों को सता रहा था, इसलिए वो लोग भी चाह रहे थे कि हम जो है कहाँ तक मेरा कब्जा हो जाए और किलेबंदी कर लें, सेना को लगाएं। और एक संधि होती है, जब सतलुज नदी को पार करते हैं राजा रणजीत सिंह, तो वहीं पर एक संधि हुई थी 25 अप्रैल 1809 की अमृतसर की संधि हुई थी। और यह संधि जो हुई थी चार्ल्स मेटकाफ और EIC की तरफ से चार्ल्स मेटकाफ और इधर से राजा रणजीत सिंह की तरफ, और इसके 3 शर्त लगी, 3 बिंदु। पहली शर्त थी कि शाश्वत मित्रता कायम रहेगी, EIC और रणजीत सिंह के बीच शाश्वत मित्रता कायम रहेगी। दूसरी, सतलुज नदी के दक्षिण में सेना नहीं रखेंगे। ठीक है, आपने जो क्षेत्र को जीत लिया है, लेकिन ज़्यादा सेना आप सतलुज के दक्षिण में नहीं रखेंगे। और तीसरी जो शर्त थी वह रही कि अगर उल्लंघन करते हैं तब यह संधि समाप्त हो जाएगी और आपस में लड़ाई हो जाएगी। 1819 से 1839 तक रणजीत सिंह की स्थिति शक्तिहीन के रूप में रही। कहीं न कहीं जो ये अमृतसर की संधि हुई, इससे
रणजीत सिंह का पलड़ा हल्का पड़ गया, उनका पलड़ा हल्का पड़ गया, अर्थात वो EIC के दबाव में आ गए, वो EIC के दबाव में आ गए। और 1831 में बर्न्स, इसका नाम था अलेक्जेंडर बर्न्स, एक अधिकारी था EIC का, और वो लाहौर गया था, और लाहौर गया था अर्थात सतलुज नदी को पार करके गया था, और वहाँ पर व्यापार करने की दृष्टि से वो व्यापारियों से बात करता है। जब वो व्यापारियों से बात करता है तब राजा रणजीत सिंह के मन में जो है वो संदेह उत्पन्न हो गया। वो समझ गए कि अंग्रेज हमको घेरना चाहते हैं, क्योंकि जब संधि बन गई कि सतलुज के उत्तर में आप नहीं आएंगे तो ये जा रहे हैं, तो उनको जो है इस बात का भान हो गया। और 1831 में विलियम बेंटिंग जो है वो रोपण जाता है, और रोपण में महाराजा रणजीत सिंह और विलियम बेंटिंग से मित्रता संबंधी बातचीत होती है कि हम दोनों लोग आपस में मित्रता कायम रखेंगे। लेकिन जब सिंध को बांटने की बात आई, राजा रणजीत सिंह ने कहा कि सिंध को जो है हम आप अटैक करके और आधा आधा बांट लेते हैं। तब विलियम बेंटिंग ने ना कर दिया, विलियम बेंटिंग ने ना कर दिया, और इससे जो है विद्रोह या लड़ाई जो है अवश्यंभावी हो गया कि अब जो है पंजाब राज्य और EIC के बीच लड़ाई अवश्य होगी, लड़ाई अवश्य होगी। और फिर जो है जो राज्य बना था, जिसको इतने मजबूती के साथ महाराजा रणजीत सिंह बनाया था, उनके मृत्यु के बाद 10 साल के बाद ही वह पंजाब राज्य समाप्त हो जाता है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज इतना ही, धन्यवाद। इसका अगला चैप्टर, इसका अगला टॉपिक कल मैं जो है आप लोगों को पढ़ाऊंगा।